हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाइन इन कॉम विद निष्ठा। और आज हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज हम कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स समझेंगे, क्योंकि देखो अकाउंट्स बनाना जब हम सीखेंगे वो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले हमें जितने भी टर्म्स है अकाउंटिंग के, उनके मीनिंग जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें अकाउंट्स समझने में परेशानी होगी। ठीक है, मैं आगे लेसन तो करा दूंगी, लेकिन आपको वो टर्म्स क्लियरली समझ नहीं आएंगे कि उनका मीनिंग क्या है। तो इसलिए हमारे लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को जो है समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी से आज हम 10 टर्म्स कवर करेंगे। अपने सामने आप देख सकते हो स्क्रीन पे। नंबर 1 इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस एंड इनकम। तो इन्हीं सब टर्म्स का मतलब क्या होता है अकाउंट्स में, वो हम डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? देखिए बच्चे, सबसे पहले तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आपका बिजनेस इन्वॉल्व्ड है, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, मतलब पैसों से जो रिलेटेड है, मॉनेटरी टर्म्स में है, मनी की टर्म्स में कोई भी लेना देना जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, लेना और देना, जब भी कोई चीज होती है, आप कुछ भी खरीदते हो तो उसमें होता है लेना और देना। ठीक है, आप पैसे दे रहे हो और चीज को ले रहे हो, राइट। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब होती है तब उसमें दो चीजें होती है, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब उसमें होती है एक गिविंग एंड दूसरी होती है रिसीविंग। ठीक है, तो ये जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, जब आप कुछ किसी चीज में डील कर रहे हो और उसमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है, मनी का एक्सचेंज इन्वॉल्व है, सो एक्सचेंज ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसके अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँ तो आप देखो, एग्जाम्पल्स में मैं इसके आपको दे सकती हूँ। सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, मैंने गुड्स सेल किए तो उसमें क्या हुआ, गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर गए, है ना, और जो मनी है वो क्या हुआ, बिजनेस के अंदर आया, राइट। तो दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व्ड है, एक्सचेंज हो रहा है चीजों का विद रिस्पेक्ट टू मनी। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ परचेज ऑफ गुड्स, अब मैंने गुड्स खरीदे हैं, तो जब मैं गुड्स खरीदूंगी तो क्या होगा, गुड्स जो है वो मेरी बिजनेस के अंदर आएंगे और मनी जो है वो बाहर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल अगर मैं देती हूँ आपको, तो सेल ऑफ एसेट्स, मान लीजिए मेरे पास एक जमीन थी, लैंड है, ठीक है, मैंने उसको बेच दिया, तो सेम चीज है, लैंड मेरी बाहर जाएगी, पैसा मेरा अंदर आएगा। ठीक है, सो ऑल दीज आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इन्हीं को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद मनी और मनीज वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, क्लियर हो गया। सो द फर्स्ट टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई होप इतना क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अकाउंट। अब बच्चे अकाउंट क्या होता है? अब आप बोलेंगे मैम अकाउंट तो हम बैंक में खुलवाते हैं। तो बच्चे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप अकाउंट जो है जब बैंक में खुलवाते हो तो आपने कभी अपने बैंक की पासबुक देखी है? कैसी होती है? उसमें 2 कॉलम्स होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, 2 कॉलम्स होते हैं, मतलब जहां जहां आपने खर्च किए, आपके अकाउंट से पैसा कटता गया तो वो इधर आता गया, आपके अकाउंट में पैसा आता गया तो वो इधर आता गया क्रेडिट साइड में। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, तो इसी को हम अकाउंट कहते हैं। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक ये टी शेप्ड हम अकाउंट बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, हर चीज का, हर ट्रांजैक्शन का प्लस और माइनस दिखाया जाता है कि अब वो चीज बढ़ी है, अब वो चीज कम हुई है। ठीक है, मान लीजिए ये रमेश का अकाउंट है और रमेश को मुझे पैसे देने हैं, मतलब वो मेरा क्रेडिटर है।
मैंने उससे कुछ सामान लिया था और मुझे उसको पैसे देने हैं, ठीक है, वो मेरे क्रेडिटर है। अब जब जब मैं उससे सामान लेता जाऊंगा तब तक वो पैसे मेरे यहाँ बढ़ते जाएंगे कि भाई मुझे 500 रुपये देने हैं, अब मुझे उसको 100 रुपये देने हैं, अब मुझे उसको 200 रुपये देने हैं, ठीक है। और जब जब मैं उसको पैसे पे करता जाऊंगा तब मैं उस अमाउंट को माइनस करता जाऊंगा। अब मैंने 100 रुपीज दे दिए तो उसमें से 100 कम हो गए, ठीक है। फिर मैंने 50 रुपीज दे दिए तो वो कम हो गए, फिर मैंने 200 दे दिए तो वो कम हो गए। तो इन ऑल टोटल अमाउंट मेरे पास आ जाता है कि अब मुझे एट लास्ट उसको कितना पैसा देना बाकी है, ठीक है। तो हर एक ट्रांजैक्शन का जिस पे भी इफेक्ट पड़ता है इवेंट का, ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है, उसका एक अलग अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है कैपिटल। देखिए, कैपिटल बच्चे एक बहुत ही इजी टर्म है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर, ठीक है। मान लीजिए ये एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, और इस बिजनेस फर्म का जो मालिक है वो है ए, ये है इसका ओनर, प्रोप्राइटर, ठीक है। अब इस प्रोप्राइटर ने अपना बिजनेस करने के लिए लगाए इसमें 10 लाख रुपए, ठीक है। इसने 10 लाख का अपना बिजनेस शुरू किया, तो जो पैसा मालिक ने अपने बिजनेस में लगाया है इसी को कहते हैं हम कैपिटल। यही हमारा कैपिटल है। और ये कैपिटल क्यों लगाया जाता है? बिजनेस को शुरू करने के लिए, ठीक है। इट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर्स। अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कर रहे हैं तो वो दोनों लोग जो पैसा लगाएंगे बिजनेस में उसको कहा जाता है कैपिटल, ठीक है। समझ आ गया? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। देखो बेटा, इसमें एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक सिंगल ओनर है कंपनी का, वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो हो गया प्रोप्राइटर, ठीक है। सिमिलरली अगर दो या दो से ज्यादा, मोर देन टू, सॉरी, सिमिलरली टू और मोर देन टू जब लगाते हैं तो वो कहलाते हैं पार्टनर्स। उस केस में भी कैपिटल ही बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जब एक कंपनी होती है, जब उसमें बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं, मतलब ये कंपनी है और इसमें एक पर्सन ने पैसे नहीं लगाए, इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। मैं भी इसमें पैसे लगा सकती हूँ। तो जब अलग अलग लोग इसमें पैसे लगाते हैं तो ये सभी के सभी क्या बन जाते हैं? इस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। मतलब इस कंपनी में उनका शेयर होता है, कैपिटल में उनका शेयर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये छोटी सी एक बात थी जो मैंने आपको बता दी कि कंपनी का जो कैपिटल होता है वो एक मालिक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? देखो, अब इस ए ने क्या किया था, अपने पैसे लगाए थे इसमें 10 लाख रुपए, है ना, लगाए थे ना, 10 लाख रुपीज इस ए ने इसमें लगाए थे। अब इसको किसी काम से अपने पास, अपने बिजनेस में से इसको कुछ पैसे निकालने पड़े, मान लीजिए 5000, ठीक है। इसको कुछ पैसों की जरूरत हुई और इसने अपने बिजनेस में से कितने पैसे निकाल लिए? 5000 रुपए निकाल लिए। तो ये जो पैसे होंगे इनको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये पैसे इसके नहीं हैं। अब ये पैसे किसके हैं? बिजनेस के हो चुके हैं भाई, ये पैसे बिजनेस का कैपिटल है, इसलिए जो भी पैसा ये निकालेगा वो ड्राइंग्स कहलाएगा और वो इसको वापस करना होगा, ठीक है। जो कैपिटल है वो इसको वापस करना होगा, फाइन। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स इज लायबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? देखो, लायबिलिटीज आर अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। जो भी अमाउंट बिजनेस ओ करता है मतलब
किसी को देने का उसके सिर पर कर्जा है, ठीक है, उसकी लायबिलिटी है, उसको वो चुकाना है, ठीक है, दैट इज द लायबिलिटी। अमाउंट ओन ओड, दैट इज पेबल, जो उसको पे करना है, पेबल बाय द बिजनेस, ठीक है, उसको कहते हैं लायबिलिटी। फाइन। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। अगर अगर बिजनेस को ओनर की तरफ कोई लायबिलिटी है तो उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, और अगर बाहर वालों की तरफ टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स कोई लायबिलिटी है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो लायबिलिटी थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि लायबिलिटी बेसिकली होती क्या है। आप बोलोगे मैम हमें अभी भी समझ नहीं आया लायबिलिटी क्या होती है। देखो, तो मुझे खरीदना था एक आईफोन, ठीक है, मुझे खरीदना था एक आईफोन, तो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त है आर नाम का, मैंने उससे ले लिए 10,000 रुपए, ठीक है। फिर मेरा एक दोस्त है के नाम का, मैंने उससे ले लिए 25,000 रुपए, ठीक है। वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है कि आप आईफोन लेने के लिए अलग अलग लोगों से पैसे ले रहे हो, लेकिन इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप इसको पर्सनली मत लेना, ठीक है। तो बाकी जो पैसे थे वो मैंने लगाए अपनी तरफ से, वो मेरा खुद का पैसा था, ठीक है, बाकी पैसे अपने लगाए मैंने। तो आर ने मुझे दिए 10,000 और के ने मुझे दिए 25,000। तो क्या ये पैसे अब मेरे हो गए? नहीं। अब क्या हुआ, आई ओ टू आर एंड के, मैं आर और के को ओ करती हूँ। अब मेरे सिर पर कर्जा चढ़ गया है आर के 10,000 रुपए और के 25,000 रुपए का, ठीक है, तो वो मुझे देने हैं। तो जो मेरा अमाउंट पेबल होता है, जो मुझे देना है, जो मेरा कर्जा है, उसको कहते हैं लायबिलिटी। वो मेरी एक जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है, ठीक है, और जो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है उसको कहते हैं लायबिलिटी, ठीक है। समझ आ गया सबको? लायबिलिटीज वर्ड समझ आ गया क्या होता है, ठीक है। अब ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारे कर्जे होते हैं। मान लो मुझे अपने बिजनेस में कुछ काम शुरू करना था, तो मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, बैंक से लोन ले लिया। तो जो बैंक लोन है वो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी ना? क्यों हो जाएगी? क्योंकि मुझे बैंक को वो पैसा वापस देना है, वो पैसा मेरा नहीं है, वो बैंक का है, ठीक है। तो मेरी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई ना? तो ये जो हो गई वो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। एक्सटर्नल, जो मैंने आपको अभी बताई कि जो आउटसाइडर से लेते हैं वो हो जाती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी कैसे हुई? देखो, कैपिटल जो हमारा है वो हमारी लायबिलिटी है। देखो, जब एक बिजनेस शुरू होता है ना, तो बिजनेस और ओनर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ये बिजनेस है और ये ओनर है, तो ये दोनों अलग एंटिटीज हैं दोनों। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है। ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया उसको कहेंगे कैपिटल, और जब पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया तो बिजनेस जो है वो लायबल हो जाएगा। लायबल हो जाएगा किसको? ओनर को, कि भाई मुझे इसके 10 लाख रुपए देने हैं। अभी ऊपर बताया था ना, कहाँ बताया था? यहाँ पे बताया था कि ओनर ने 10 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, एज कैपिटल। तो ये जो बिजनेस है, ये ओनर के लिए क्या है? लायबल है कि उसको उसके 10 लाख रुपए देने हैं जब भी बिजनेस बंद होगा, ठीक है। एट द एंड जब बिजनेस खत्म हो रहा होगा या आप कभी बंद करोगे, तब क्या होगा? ये पैसा ओनर को वापस देना पड़ेगा। तो ये जो 10,000 रुपए है, ये 10 लाख रुपए है, ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। क्या होती है? बिजनेस की लायबिलिटी होती है, ठीक है। और ये जो पैसा है ये ओनर को वापस करना है। क्लियर? तो लायबिलिटी जो लायबिलिटी ओनर की तरफ होती है उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। यहां बताया आपको अभी कि
ओनर की तरफ जो लायबिलिटी होती है उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर? इतना लायबिलिटी में समझ आ गया आपको। अब लायबिलिटी में एक चीज समझने वाली और है, वो क्या है? लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी और साथ में ये बताऊंगी कि लायबिलिटीज जो है वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, लायबिलिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, देखिए। चलिए। पहली होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? देखो, करंट लायबिलिटी होती है विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, जिसको आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, बेसिक बता रही हूँ अभी। और नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती हैं दैट आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो दे आर पेबल, कब पेबल होती है? आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद तक भी आप उसको लंबे समय के लिए पे करते रहते हो। इसमें एग्जाम्पल देखो कौन कौन से होंगे। हम्म एग्जाम्पल देखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स, मैंने अभी आपको बताया था, जो हमने बैंक से लोन लिए वो हम फॉर 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स ऐसे ऐसे चलाते हैं, राइट? तो वो हो गए हमारे नॉन करंट। करंट मतलब जो फॉर 1 ईयर है, और नॉन करंट जो मोर देन 1 ईयर चलता है। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं और हमारे आ जाते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स अभी याद रख लीजिए, डिबेंचर्स भी लोन की तरह ही हैं, वो हम बाद में आगे आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और जब मैं करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज की बात करती हूँ, तो पहला है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? देखो, क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे मैंने माल लिया है, मैंने कुछ सामान लिया था, ठीक है, और उनको पैसे अभी दिए नहीं है, पैसे नहीं दिए हैं, तो मुझे उनको पैसे देने हैं। मैंने कहा भाई अभी आप मुझे मैं अपना सामान दे दो, मैं आपको 2 महीने के बाद अपने आपके जो पैसे हैं वो पे कर दूंगा। ठीक है, तो वो मेरे क्रेडिटर्स हैं, मुझे उनको पैसा देना है, 1 साल से पहले देना है। ठीक है, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जितना भी टाइम मैंने उसको बोला है मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो मेरे क्रेडिटर्स हैं। तो ये मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, क्या है? लायबिलिटी, मुझे उसको पैसे देने हैं। सिमिलरली बिल्स पेबल्स, तो जब आपके कोई क्रेडिटर्स होते हैं, आपको किसी का पैसा देना होता है, तो बिल्स पेबल्स भी एक काइंड ऑफ स्लिप होती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे इस बंदे को इतने पैसे इस महीने, इतने महीने के बाद देने हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नोट। एक नोट होता है जिसमें मेंशन्ड होता है कि किसको पैसे देने हैं, कितने देने हैं, ठीक है, और कब देने हैं, कब तक देने हैं। ठीक है, तो बिल्स पेबल इज ऑल्सो आर करंट लाइबिलिटी। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स, तो कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो मैं ले लेती हूँ, लाइक 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मैंने लोन ले लिया कि भाई मुझे 6 महीने में वो लोन जो है वापस रीपे करना है। ठीक है, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर इज करंट लाइबिलिटी। जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं दे आर पेएबल विद इन 12 मंथ्स ऑफ टाइम। ठीक है, 12 महीने के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी है। ओके, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज दैट आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसमें एग्जांपल्स देखो, 12 मंथ्स में हमें कौन कौन सी चीज होती है? क्रेडिटर्स, जिनसे मैंने कर्जे पे चीजें लिए हैं, तो उनको मुझे पैसे वापस करने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद। ठीक है, 12 मंथ से पहले पहले। सिमिलरली बिल्स पेएबल्स, बिल्स पेएबल्स मतलब ऐसे ऐसे पेमेंट्स जो मुझे 1 साल से पहले करने ही करने हैं। और शॉर्ट टर्म लोन्स, छोटे छोटे लोन्स मैंने लिए हैं, 6 महीने वाले, 8 महीने वाले, जिनको मुझे 1 साल से पहले पहले रीपे करना है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज बता दिया है, 1 साल से ज्यादा वाले, जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स आते हैं। क्लियर?
सो लाइबिलिटीज, आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं। हमने क्लियर कर लिया है, बहुत ही डिटेल में समझ लिया है कि लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, और ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है वो आती है क्या, एसेट्स। व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स क्या होते हैं आपने सुना होगा भाई, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स में नए नए टर्म्स सुनने को मिल रहे हैं, लायबिलिटीज, एसेट्स, है ना। चलिए अब एसेट्स थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट आर एसेट्स। एसेट्स, एसेट्स वो चीजें होती हैं बेटा, दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज हैं? आप बोलोगे मैम किसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो बेटा ये प्रॉपर्टीज हैं दैट आर ओन्ड बाय द एंटिटी, प्रॉपर्टीज दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस की जो सारी संपत्ति है उसको कहा जाता है, जो भी चीजें बिजनेस में काम आती हैं, बेनिफिट देती हैं। ठीक है, दीज कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल इनटेंजिबल हम कवर करेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, ये दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। दैट मीन्स अगर हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है, इट इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट, तो कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट देने में हेल्प कर रही है, प्रॉफिट कराने में हेल्प कर रही है, ठीक है, दैट विल बी नोन एज आर एसेट, वो हमारा एसेट है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि यूथ इज आर एसेट, फ्यूचर एसेट। हमारी कंट्री का, हमारे देश का जो यूथ है, नई जनरेशन है ना, वो हमारी एसेट है। क्यों है? क्योंकि वो हमारे देश को आगे जाके बढ़ाने वाली है, बेनिफिट देने वाली है बहुत सारे। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो आपके बिल्डिंग, लैंड, आपके बिजनेस की जो जमीन है, कितनी भी जमीन हो वो सारी की सारी आपकी एसेट है, प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग, ठीक है, आपके बिजनेस में जो मशीनरी यूज हो रही है, दैट इज योर एसेट, क्योंकि वो आपको बेनिफिट दे रही है, आपके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, देन फर्नीचर, फर्नीचर के बिना तो बिजनेस नहीं चलेगा ना। मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, ठीक है, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की एसेट्स क्या क्या होंगी बताओ जरा। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, दैट इज योर एसेट। आपने वाइट बोर्ड लगाया है, दैट इज योर एसेट। माइक लगाया है टीचर ने, एसेट है। कैमरा लगाया है, ठीक है, दैट इज योर एसेट, जो आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेने में हेल्प कर रही है ना। ऑफलाइन क्लासेस भी अगर साथ साथ हैं तो आपने अपने डेस्क लगाए हैं, फर्नीचर लगाया है अपने रूम में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो दैट इज योर एसेट। क्योंकि अगर एसेट नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगा, तो बच्चे कहाँ आएंगे, ऑफलाइन क्लासेस रन नहीं करेंगे, राइट। तो फर्नीचर इज योर एसेट। कोई भी ऐसी मशीनरी, यहाँ पे माइक, कैमरा, प्रोजेक्टर्स, स्क्रीन्स, जो भी चीजें हैं जो आपको बेनिफिट दे रही हैं आपके बिजनेस में रन करने के लिए, दे आर नोन एज योर एसेट्स, वो आपके एसेट्स होते हैं। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। सो एसेट्स आर प्रॉपर्टी और लीगल राइट, ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें आपका बैंक बैलेंस भी आता है, ठीक है, पैसा है ना आपका जो काम आने वाला है। ठीक है, इसी में गुडविल भी होती है। आप कुछ टर्म्स पढ़ोगे, गुडविल, गुडविल होती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, कॉपीराइट पढ़ोगे, ट्रेडमार्क्स पढ़ोगे, ठीक है। सो ऑल दीज आर योर एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स क्या है? आपकी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं दैट आर ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस।
फाइन। अब यहाँ पे आ जाते हैं एसेट्स के कुछ टाइप्स। जैसे हमने लाइबिलिटीज की टाइप्स की थी, उसी तरह से अब हम करेंगे एसेट्स के टाइप्स। ठीक है, एसेट्स में बच्चों आ जाते हैं 3 तरह के एसेट्स। सबसे पहला आ जाता है ठीक है, सबसे पहला देखिए क्या आ जाता है। सबसे पहला आ जाता है आपका नॉन करंट एसेट्स। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज थी, उसी तरह से आपका है नॉन करंट एसेट्स। दूसरा होता है आपका करंट एसेट्स। ठीक है, एंड नंबर 3 जो होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स, वो मैं अलग से कराऊंगी। ठीक है, पहले हम इन दो को समझ लेते हैं। नॉन करंट और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? Non-current assets are those assets which are held by an entity or enterprise not with the purpose to resell। ठीक है, नॉन करंट है वो, करंट एसेट्स होते हैं वो ऐसी एसेट्स, ऐसी चीजें आपके बिजनेस में जो आप रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते हो। ठीक है, रीसेल नहीं करते हो, बट दे आर हेल्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में हेल्ड की जाती है, होल्ड की जाती है, हेल्ड इन द बिजनेस एज इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। बिजनेस में लंबे समय के लिए ली जाती हैं। दोज एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। कोई ऐसी चीज आपने खरीदी तो आप उसको बेचेंगे नहीं, रीसेल के लिए नहीं है। दैट एसेट इज गोइंग टू बी हेल्ड बाय यू इन द बिजनेस एज एन इन्वेस्टमेंट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट की तरह से उसको यूज करोगे और आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको अपने पास रखोगे। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए की हैं, नॉन करंट मतलब लंबे समय के लिए की हैं, जहां से आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को घर में पता होगा, मम्मी पापा जब सैलरी लेके आते हैं, ठीक है, तो वहां वो कुछ कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है वो अपने मार्केट, हो सकता है वो अपने पैसों को शेयर्स में इन्वेस्ट करें, हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करें, हो सकता है कोई अकाउंट खुलवा लें, फिक्स डिपॉजिट खोल लें। ठीक है, तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आपके पेरेंट्स करते होंगे, वहां से उनको मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलता है तो कमाई होती है ना, तो वो आपका एसेट है। ओके, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। इसमें आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स मतलब आपने लोन लिया नहीं है, लोन दिया है। ठीक है, किसी को लोन दिया है तो आपको उसका इंटरेस्ट आएगा। और एडवांसेस अगर दे दिया, एडवांस में किसी को दे दिए हैं पैसे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उससे क्या होगा, वो भी आपका एसेट है, क्योंकि आपको उससे बेनिफिट मिलना अभी बाकी है। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स हो जाते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स मैं आपको समझाऊंगी कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं आपके कम बिजनेस में, दे आर नॉन करंट। सबसे पहले तो अभी हम नॉन करंट पढ़ रहे हैं तो नॉन करंट ही रहेंगे, है ना। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए, और दे आर हेल्ड नॉट टू रीसेल बट विद द पर्पस टू इंक्रीज क्या, अर्निंग कैपेसिटी। जो हमारे बिजनेस में हमें अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, उनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, हम यहाँ फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं, राइट।
भी जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। आप बोलोगे मैम कितनी टाइप्स आ गई इसमें, है ना। फिक्स्ड एसेट्स भी बच्चों दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, और नंबर टू होता है इंटैंजिबल एसेट्स। ठीक है। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो। टैंजिबल मीन्स टच, टच कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। आप उनको फिजिकली जिनकी एग्जिस्टेंस होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इनको आप टच कर सकते हो। जो भी मैंने ऊपर सारे बताए थे, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऑल दीज आर टैंजिबल एसेट्स। क्या है ये सब? टैंजिबल एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है। टैंजिबल एसेट्स हैं। इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। गुडविल, पेटेंट्स, ठीक है, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ऑल दीज आर इनटैंजिबल एसेट्स जिनको टच नहीं कर सकते। फाइन। देखो एसेट्स में अभी हमने नॉन करंट एसेट्स पढ़े। नॉन करंट एसेट्स वो जिनको हम रीसेल नहीं कर सकते और जिनको हम अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं। फाइन। उसमें आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो रीसेल नहीं कर सकते और अपने बिजनेस की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम अपने बिजनेस में उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, टैंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, एंड इनटैंजिबल, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स। ठीक है। ये तो हो गया नॉन करंट, मतलब लॉन्ग टर्म वाले। जितने भी नॉन करंट होंगे वो सब कैसे होंगे? लॉन्ग टर्म। जैसे लाइबिलिटीज थी हमारी, याद है ना? लाइबिलिटीज कैसी थी हमारी? ये रहा। लाइबिलिटीज कैसी थी? लॉन्ग टर्म, नॉन करंट वाली थी। ठीक है। नॉन करंट जो थी वो आफ्टर 1 ईयर से ज्यादा वाली लॉन्ग टर्म की थी। ऐसे ही जो हमारी नॉन करंट एसेट्स रहेंगे वो भी हमारे लॉन्ग टर्म रहेंगे। ठीक है। करंट एसेट्स पढ़ लेते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर held by an entity for with the purpose of converting them into cash। देखो मतलब क्या है इसका, मैं समझाती हूँ कि जिनको ऐसे आपके एसेट्स है, ठीक है, वो आपको बेनिफिट देने वाले हैं, जिनको आप विद इन 1 ईयर क्या कर लोगे? कन्वर्ट कर लोगे इनटू कैश। ठीक है। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 1 ईयर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ इसका आपको। आपने गुड्स परचेज किए, मान लो आपके कपड़ों के कपड़ों का बिजनेस है, क्लोथिंग का बिजनेस है। ठीक है। आपने क्लोथ्स खरीदे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए। ठीक है। बेचने के लिए खरीदे, रीसेल करने के लिए। ठीक है। एंड प्रॉफिट आप उससे कमाना चाहते हो। ठीक है। और डेटर्स जो हैं जिनको आपने दिए हैं, सेल किया है, उनको आपने अपने गुड्स दे दिए हैं। अब वो क्या देंगे आपको? मनी देंगे। अब मनी उन्होंने आपको दिया नहीं है, तो जब वो मनी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने कर्जे पे ले लिया है, तो ये हो जाते हैं आपके डेटर। ठीक है। और ये जो डेटर हैं ये आपको विद इन फ्यू मंथ्स आपको पैसा दे देंगे। इन्होंने बोला कि भाई आप हमें 3 महीने का टाइम दो, हम आपको आपके जो ये पैसे हैं
जो सामान हमने आपसे लिया है उसके लिए पेमेंट 3 महीने के अंदर कर देंगे। तो ये जो पैसा है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको 3 मंथ्स में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब आपका एसेट है, आपको 3 महीने के बाद वो मिलेगा, आपके पास आएगा। ठीक है, सो इट विल बी, तो ये जो मेरे डेटर्स हैं दे विल बी कन्वर्टेड टू कैश वेरी सून। ठीक है, दैट इज वी विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम देम। ऐसे ही होते हैं बिल्स रिसीवेबल। हमने क्रेडिटर्स में किया था बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स को हम पैसे देते हैं और डेटर्स हमें पैसे देते हैं। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, अब बिल्स रिसीवेबल ऐसे नोट्स होते हैं, ऐसे स्लिप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि ये मेरा डेटर है, ठीक है, इसको मुझे इतने पैसे देने हैं और इतने महीने में देने हैं, विद इन दीज नंबर ऑफ मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये जो बिल है, बिल्स रिसीवेबल, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स टाइम पीरियड। समझ आ गया? तो बिल्स रिसीवेबल मेरा क्या है? करंट एसेट है। डेटर्स मेरे क्या है? करंट एसेट है, क्योंकि दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी सून, ओके, विद इन 1 ईयर। सिमिलरली मेरे कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ऐसे, ठीक है, देखो मेरे इसमें कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, मतलब ऐसे कोई खर्चे थे जो मैंने पहले ही एडवांस में, एडवांस में क्या किया? पे कर दिए, पे इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिए। तो अभी उसका बेनिफिट लेना तो मुझे बाकी है ना, बेनिफिट तो मुझे अभी मिलेगा इन कमिंग फ्यूचर। तो दैट इज ऑल्सो माई एसेट, करंट एसेट, जो मुझे जल्दी से बेनिफिट दे देगा। ठीक है, सो आई होप आपको करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में डिफरेंस पता चल गया है। देखो अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कैश में कन्वर्ट होने, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इसको कैश में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये तो आपको एक खर्चा था ऐसा जो आपने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, आपको उसका बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन वो पैसों के टर्म्स में नहीं मिलेगा, आपको उसको सर्विसेज के टर्म्स में मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने रेंट पे कर दिया है पहले से ही, आपने रेंट पहले से ही पे कर दिया, तो क्या होगा? पेमेंट तो कर दी, पैसे तो दे दिए, लेकिन उसको यूज, उस घर को या जो जो भी प्रॉपर्टी का रेंट दिया है उसको आप यूज तो करने वाले हो ना आने वाले टाइम में, तो वो आपका बेनिफिट ही दे रहा है, इसलिए उसको एसेट कहते हैं। ठीक है, चलिए फाइन। सो ये तो थे हमारे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। देखो, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपको ना ही वो टैंजिबल होते हैं, देखो ध्यान से समझना, ना ही वो छू सकते हो, टैंजिबल तो होते ही नहीं है, और ना ही वो इंटैंजिबल होते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप उनको छू नहीं सकते। ठीक है, तो ना ये टैंजिबल होते हैं ना ये इंटैंजिबल होते हैं, तो होते क्या है भाई? होते ये हैं, ध्यान से समझना, ये होते हैं ऐसे लॉसेस हमारे जिनको हम 1 साल में राइट ऑफ नहीं करते। ठीक है, दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन अ ईयर, इनको हम 1 साल में माइनस नहीं करते, इनको हम जिस साल में इनकर किया जाता है उस साल में माइनस नहीं करते, उसको हम कई सालों तक लगातार मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक माइनस करते हैं। अब मैम आपने क्या बोला, ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। देखो अभी समझ आएगा। एक मेरा एक खर्चा होता है, उसको मैं कहती हूँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने एडवर्टीजमेंट में पैसे लगाए हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने 40,000 रुपए
एडवर्टीजमेंट करने में लगाए हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की एड करने में। अब ये जो एक्सपेंडिचर है, ये खर्च तो मैंने 1 साल किया है, 1 ही साल किया है, ठीक है। तो अगर ये मैंने खर्चा अपना 2024-25 में किया है, तो क्या मुझे अपने 2024-25 के अकाउंट में ये एक्सपेंस नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए ना, दिखाना चाहिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसको 1 साल में ना दिखाकर 1 साल से ज्यादा पीरियड में दिखाती हूँ। क्यों दिखाती हूँ? क्योंकि ये जो मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मुझे आगे बेनिफिट देने वाला है। ये मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। ये मेरा एक ऐसा खर्चा है जो आगे जाके मुझे प्रॉफिट देगा, बेनिफिट देगा। तो ये जो एडवर्टीजमेंट का मैं 40,000 का खर्चा कर रही हूँ, ये मुझे आगे नेक्स्ट 4 इयर्स तक बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। अगले 4 साल तक मुझे बेनिफिट देगा। मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे प्रोडक्ट्स सेल होंगे, और जितने ज्यादा मेरे प्रोडक्ट सेल होंगे उतना मेरे को प्रॉफिट होगा, राइट। तो नेक्स्ट 4 इयर्स तक ये चीज जो है, एक्सपेंडिचर जो है, ये मुझे बेनिफिट करता है। तो मैं 2024-25 में इसका खर्चा सिर्फ दिखाऊंगी 10,000। फिर 25-26 में दिखाऊंगी 10,000। तो मैं ये जो एक्सपेंडिचर है अपना 26-27 में दिखाऊंगी 10,000, ठीक है। मैंने 10,000 में इसको डिवाइड कर दिया, ओके। क्योंकि ये मुझे 4 इयर्स का क्या दे रहा था, बेनिफिट दे रहा था। एक ऐसा एक्सपेंडिचर दैट इज गोइंग टू बेनिफिट मी फॉर कमिंग 4 इयर्स। तो मैंने उसका खर्चा भी जो है वो कमिंग 4 इयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये मेरा है तो एक्सपेंडिचर, स्टिल ये मेरा हो गया फिक्टिशियस एसेट, एक ऐसा एसेट जो मुझे बेनिफिट देगा आने वाले टाइम में, ठीक है। क्लियर? आई होप ये फिक्टिशियस एसेट वाला जो आपको रूल है ये समझ आ गया है। एसेट्स क्या होते हैं? क्लियर हो गया? लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी एसेट है आपको, जो आपको बेनिफिट देती है। फिर नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स क्या हो गए, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड देन फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ओके गाइस, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आज हमने टर्म की 1 to 6, जिसमें हमने एसेट्स तक देखा कि व्हाट आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। इन टर्म्स को हमने डिटेल में कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसीलिए इसकी जो बाकी के टर्म्स हैं, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस एंड इनकम, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। इस चैप्टर का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं कवर करूंगी, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू press the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.